चलिए अब हम पढ़ेंगे अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग। अपसेलिंग जो होती है, मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ, फिर डिटेल में बात करेंगे। अपसेलिंग जो होती है, आप कोई भी, मान लीजिए अगर कोई आप सामान ख़रीदने जाते हैं, एक नोटबुक ख़रीदने जाते हैं और नोटबुक ख़रीदने जाते हैं तो आप किसी बुक स्टोर में जाएंगे। बुक स्टोर में सेल्समैन आपको एक नोटबुक दिखाएगा, आप 100 रुपीज़ लेके गए हैं और आप देख रहे हैं, ब्राउज़ कर रहे हैं, आपको एक नोटबुक पसंद आती है 50 रुपये की। आप उससे पूछते हैं, ये उसके बारे में पूछते हैं, वो आपको बताता है सर ये 50 रुपये की बुक है, नोटबुक है। तो वो सेल्समैन क्या करेगा, वो चाहेगा कि आप 50 रुपये की नोटबुक ना ख़रीद के 75 रुपीज़ की नोटबुक ख़रीद लें। तो वो आपको क्या बोलेगा, सर इससे भी अच्छी मैं नोटबुक आपको दिखाता हूँ, आप मेरे साथ आइए। वो अपने साथ आपको लेके जाएगा और उसके बाद फिर बोलेगा कि देखिए सर इसका हार्ड कवर जो है, ये जो आपका कवर है ये हार्ड कवर है और ये इसके कई सारे कलर्स हैं, हमारे पास 4-5 कलर्स में ये अवेलेबल हैं। इसके पेजेस बहुत ही अच्छे हैं। आप अगर इधर से लिखेंगे, एक पेज में लिखेंगे तो दूसरी तरफ ये आपको नज़र नहीं आएगा। और वो 50 रुपये वाली जो नोटबुक है वो आप एक तरफ पेज पे लिखेंगे, दूसरी तरफ जो है उसका इम्प्रिंट आ जाएगा। तो उस 4-5 फ़ायदे आपको गिना देगा और आपको मजबूर कर देगा कि आप 50 रुपये की नोटबुक लेने के लिए आए थे और आप ख़रीद के चले गए 75 रुपीज़ की नोटबुक को। तो ये होती है अपसेलिंग। क्रॉस सेलिंग क्या है कि आप एक नोटबुक ख़रीदने आए बुक स्टोर में और आपने 50 रुपये की नोटबुक एक पसंद कर ली कि हाँ ये मुझे चाहिए। इसके अलावा फिर सेल्समैन क्या करेगा, सेल्समैन आके बोलेगा सर देखिए ये नोटबुक जो है ये 50 रुपीज़ की है, साथ में आप क्या कर सकते हैं कि आप नोटबुक ख़रीद रहे हैं तो आपको लिखने के लिए भी कुछ चाहिए, तो हमारे पास 10 रुपीज़ का पेन है। अगर आप 10 रुपये का पेन लेते हैं तो आपको एक रिफ़िल फ्री में मिलेगा और अगर आप 2 पेन ख़रीदते हैं तो आपको 5 रिफ़िल फ्री मिलेगा। तो आप सोचेंगे कि एक रिफ़िल फ्री मिल रहा है, अगर 2 पेन मैं ख़रीद लेता हूँ तो मुझे 5 रिफ़िल फ्री मिलेगा, तो मुझे बार बार रिफ़िल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, 50 रुपीज़ की नोटबुक आपने ख़रीद ली और 2 आपने पेन ख़रीद लिए 10-10 रुपये के, तो ये आपके हो गए 70 रुपये। तो आप टोटल हो गए 70 रुपीज़ और आप लेके घर चले गए। फिर आपको समझ में आ रहा है कि अरे मेरी रिक्वायरमेंट जो थी वो सिर्फ नोटबुक, घर में तो पेन मेरे पास है ही, मैंने बेकार में ये ख़रीद लिया। तो ये हो गया, क्या हो गया, क्रॉस सेलिंग हो गया। मतलब एक चीज़ ख़रीदने गए थे लेकिन 2 चीज़ ख़रीद के वापस आप घर को आ गए, तो ये क्रॉस सेलिंग हो गई। ये मोटा मोटा एग्जाम्पल हो गया। अपसेलिंग इज़ द प्रैक्टिस ऑफ इनकरेजिंग कस्टमर्स टू परचेज अ कंपेरेबल हायर एंड प्रोडक्ट दैन इन द क्वेश्चन। अपसेलिंग वही है, अप मीन्स आप ऐसे देखिए, अप एरो मीन्स आप जो ख़रीदने गए थे वो आपने नहीं ख़रीदा, उससे ऊँचे दाम वाला आपने ख़रीद लिया। वाइल क्रॉस सेलिंग इनवाइट्स कस्टमर्स टू बाई रिलेटेड और कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स। और क्रॉस सेलिंग क्या है, आप जो ख़रीदने के लिए गए थे वो तो आपने ख़रीदा ही, साथ में उसके अलावा कई सारी कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें भी उसके साथ ख़रीद ली। चलिए पहले हम क्रॉस सेलिंग देखेंगे। क्रॉस सेलिंग आइडेंटिफाइज प्रोडक्ट्स दैट सेटिस्फाई एडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री नीड्स दैट आर अनफुलफिल्ड बाय द ओरिजिनल आइटम्स। कभी कभी ये फुलफिल्ड होता है, कभी कभी अनफुलफिल्ड नहीं होता। कभी भी कोई आप चीज़ ख़रीदते हैं तो उसके साथ आप जो चीज़ें ख़रीदते हैं तो उससे रिलेटेड होती हैं, कभी ये चीज़ें नहीं होती हैं रिलेटेड। For example, a comb means कंघी। A comb could be cross-sold to a customer purchasing a blow dryer। अगर आप ब्लो ड्रायर ख़रीदने गए हैं, उसके साथ कंघी आपने ख़रीद ली, तो ये क्रॉस सेलिंग हो गई। अगर आप कंघी नहीं ख़रीदते हैं तो ब्लो ड्रायर अगर ख़रीद घर चले जाते हैं, कंघी का कोई यूज़ तो है नहीं उस टाइम। हो सकता है आपके घर में बहुत सारी कंघियाँ हों, लेकिन आप कंघी ख़रीद रहे हैं, इसका मतलब एक फ़ालतू का एक्स्ट्रा आइटम ख़रीद रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री आइटम ख़रीद रहे हैं। ऑफन टाइम्स क्रॉस सेलिंग पॉइंट्स यूजर्स टू प्रोडक्ट दे वुड हैव परचेज्ड एनीवेज बट शोइंग देम एट द राइट टाइम अ स्टोर इंश्योर दैट दे मेक्स। तो क्या होता है कि आप जब कोई चीज़ ख़रीदने के लिए जाते हैं तो उस टाइम आपको कई सारी चीज़ें दिखाई दी जाती हैं, ये भी ले लीजिए, ये भी ले लीजिए, वो भी ले लीजिए, ये यूज़फुल। आपको यूज़फुल बता कर कई सारी चीज़ें सेल्समैन आपको ख़रीदा देंगे और वो आप ख़रीद भी आते हैं बहुत टाइम। क्रॉस सेलिंग इज़ प्रेवलेंट इन एवरी टाइप ऑफ कॉमर्स इंक्लूडिंग बैंक्स एंड इंश्योरेंस एजेंसी। ये पूरे हर जगह होता है। इवन बैंक्स में भी आप जब जाएंगे तो इंश्योरेंस एजेंसीज़ वगैरह जो है ये सारी चीज़ें भी करती हैं। क्रेडिट कार्ड्स आर क्रॉस सोल्ड टू पीपल रजिस्टर्ड रजिस्टरिंग सेविंग अकाउंट वाइल
लाइफ इंश्योरेंस कॉमनली सजेस्टेड टू कस्टमर्स बाइंग कार कवरेज। लाइफ इंश्योरेंस वगैरह वो कार्स व्हीकल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप गाड़ी ख़रीद रहे हैं ना, गाड़ी ख़रीदने के साथ साथ आपको इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ हो गई कि आपको गाड़ी चलानी है, लेकिन गाड़ी चलाने के लिए आपको इंश्योरेंस मस्ट हो गया। अब ये चूँकि मैंडेटरी चीज़ हो गई, मस्ट हो गया, ख़रीदना ही ख़रीदना है, तो इसको हम क्रॉस सेलिंग कहेंगे। तो कई बार इंश्योरेंस से क्या है, हमारा ही फ़ायदा है। अगर हमारी गाड़ी टूट फूट जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है या हमारा हो जाता है, तो हमें उसके पैसे मिलते हैं। तो ये रिलेटेड चीज़ है। कई बार अनरिलेटेड होती हैं, वो ठीक नहीं है। इन ई कॉमर्स क्रॉस सेलिंग इज़ ऑफन यूटिलाइज्ड ऑन प्रोडक्ट पेजेस ड्यूरिंग द चेकआउट प्रोसेस। और जब भी ऑनलाइन प्रोडक्ट जब भी आप ख़रीदते हैं, जिस तरह फ्लिपकार्ट है, ऑनलाइन अमेज़न है, तो इन जगहों से जब आप कोई सामान ख़रीदते हैं, तो जब आप चेकआउट पेड करके आप जब बाहर निकल रहे होते हैं, तो उस टाइम आपको ये चीज़ें दिखाई जाती हैं स्क्रीन पे कि आप ये भी ख़रीद सकते हैं, ये भी ख़रीद सकते हैं। एंड इन लाइफ साइकिल कैंपेन्स, और जो लाइफ साइकिल कैंपेन्स है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, इट इज़ हाईली इफेक्टिव टैक्टिक फॉर जनरेटिंग रिपीट परचेजेज। और ये बहुत हाई इफेक्टिव है आपकी रिपीट परचेज करने के लिए। डेमोन्स्ट्रेटिंग दी ब्रेड्थ ऑफ अ कैटलॉग टू कस्टमर्स। तो ये क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है कि आपका मेन्यू बढ़ता जाता है। आप किसी चीज़ को ख़रीद रहे हैं तो उसके अलावा आप क्या ख़रीद सकते हैं। आप कई बार आपने गूगल में सर्च मारा होगा, तो आपके पास कोई ऐड आपको दिखा होगा, आपने उस ऐड पे क्लिक कर दिया, आप उस ऐड पे गए, आपने जैसे आप जूता देख रहे हैं, आपने जूते देखे कई तरह के, उसके प्राइसेस देखे, तो आप कभी भी फिर गूगल पे आएंगे तो फिर वो आप जो जूता देख चुके हैं पहले, वो दोबारा जो है आपको दिखेगा। क्रॉस सेलिंग कैन अलर्ट यूजर्स टू प्रोडक्ट्स दे डिडंट प्रीवियसली नो यू ऑफर्ड, फर्दर अर्निंग देयर कॉन्फिडेंस एज द बेस्ट रिटेलर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर नीड। तो क्रॉस सेलिंग क्या करता है कि आपको नहीं मालूम होगा कि आप चाहते क्या हैं, लेकिन जो रिटेलर्स होते हैं, आपने कभी किसी चीज़ को ब्राउज़ किया होगा, कभी देखा होगा, तो वो आपको दोबारा दिखा सकते हैं। अपसेलिंग ऑफन एम्प्लॉयज कंपैरिजन चार्ट्स टू मार्केट हायर एंड प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स। बहुत आप जो ख़रीदने जा रहे हैं उससे ऊपर वाले दाम को ख़रीदना अपसेलिंग कहलाता है। शोइंग विजिटर्स दैट अदर वर्जन्स और मॉडल्स में बेटर फुलफिल देयर नीड्स एंड कैन इंक्रीज AOV एंड हेल्प यूजर्स वॉक अवे मोर सेटिस्फाइड विद देयर परचेज। तो आपकी वो नीड्स जानेंगे, रिक्वायरमेंट्स जानेंगे, उसके हिसाब से आपको उससे ज़्यादा दाम वाला दिखाएंगे, आपको कन्विंस करा देंगे कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी है, और खुशी खुशी आप लेके भी चले जाएंगे। कंपनीज दैट एक्सेल एट अपसेलिंग आर इफेक्टिव एट हेल्पिंग कस्टमर्स विजुअलाइज द वैल्यू दे विल गेट बाय ऑर्डरिंग अ हाई प्राइस आइटम। अब वो आपको हाई प्राइस आइटम दिखाएंगे और ये चीज़ शो करेंगे अपने कन्विंसिंग पावर से कि ये चीज़ क्यों हेल्पफुल है आपके लिए। क्रॉस सेलिंग एंड अपसेलिंग आर सिमिलर इन दैट दे बोथ फोकस ऑन प्रोवाइडिंग एडिशनल वैल्यू टू द कस्टमर्स। दोनों क्या शो कर रहे हैं, क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग, कि आप वैल्यू दे रहे हैं, कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ लिमिटिंग देम टू ऑलरेडी इनकाउंटर प्रोडक्ट्स, जो भी आप देख चुके हैं उसके अलावा। इन बोथ केसेस द बिजनेस ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज ऑर्डर वैल्यू, इन्फॉर्म कस्टमर्स अबाउट एडिशनल प्रोडक्ट ऑप्शंस दे मे नॉट ऑलरेडी नो। कस्टमर जो चीज़ नहीं जानते हैं उनके बारे में आप उनको बताते हैं और उनके नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को आप फुलफिल करते हैं, आप उनकी क्वालिटीज़ बता करके। द की टू सक्सेस इज इन बोथ इज़ टू ट्रूली अंडरस्टैंड व्हाट योर कस्टमर्स वैल्यू एंड देन रिस्पॉन्स विद प्रोडक्ट्स एंड द फीचर्स दैट ट्रूली मीट। और ये चीज़ें आप कस्टमर्स को बताएं कि ये क्यों उनके लिए ज़रूरी है, क्यों उनके लिए रिक्वायर्ड है। चलिए आप देखेंगे व्हाट इज़ एन इंटरव्यू। इंटरव्यू तो आप सभी जानते होंगे, आपने कभी न कभी अपनी ज़िंदगी में इंटरव्यू को फेस किया होगा। तो एक फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं इंटरव्यू की। एन इंटरव्यू इज़ अ फॉर्मल मीटिंग एट विच समवन इज आस्क्ड क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू फाइंड आउट इफ दे आर सूटेबल फॉर अ जॉब और अ कोर्स ऑफ स्टडी। किसी भी कोर्स ऑफ स्टडी की, किसी भी नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए इंटरव्यूज़ एक फॉर्मल मीटिंग होती है जिसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस का आपको जवाब देना होता है। इट इज़ एन आंसर टू नो एंड असर्टेन हाउ टू फिट अ मैन टू रिक्वायर्ड जॉब। अगर मान लीजिए किसी जॉब के लिए इंटरव्यू है तो वो आपसे वो सवाल करेंगे और वो जानना चाहेंगे कि आप उस जॉब के लिए फ़िट हैं कि नहीं हैं। एन इंटरव्यू इज़ बेनिफिशियल टू बोथ द कैंडिडेट एंड द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट हेल्प्स देम टू ग्रो। और ये इंटरव्यू जो होता है कंपनी के लिए यूज़फुल होता है और आपके लिए तो यूज़फुल है ही, क्योंकि ये दोनों को ग्रो करेगा। ये आपको जॉब पानी है तो आपकी ग्रोथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और कंपनी को अच्छे बंदे चाहिए तो कंपनी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है।
यूजुअली 2 ग्रुप्स और 2 इंडिविजुअल्स सिट फेसिंग ईच अदर। और जनरली देखा जाता है कि 2 आदमी होते हैं इंटरव्यू में, 2 पार्टीज़ होती है, एक क्वेश्चन पूछने वाली और दूसरा आंसर करने वाली। द पर्सन आस्किंग क्वेश्चंस इज द इंटरव्यूअर, और जो सवाल करता है उसको इंटरव्यूअर कहते हैं। एंड द पर्सन आंसरिंग द क्वेश्चन इज द इंटरव्यू, और जो जवाब देता है उसको इंटरव्यूई कहते हैं। ठीक है, हम क्यों करते हैं इंटरव्यू? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंटरव्यू। सो व्हाई आर द इंटरव्यूज कैरिड आउट? हम इंटरव्यू क्यों करते हैं? इन व्हाट वे डज इट हेल्प द इंटरव्यू जीरो इन द राइट कैंडिडेट? और इंटरव्यू जो होता है वो राइट कैंडिडेट तक कैसे पहुंचता है? लेट अस फाइंड आउट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स ऑफ एन इंटरव्यू। चलिए देखते हैं कि हम गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इट हेल्प्स टू वेरीफाई द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट। ये क्या करता है कि जो कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो सवाल किया गया है उसका जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कैंडिडेट, उसको देखना, उसको समझना, फैक्ट देखना कि सही कह रहा है कि। इट हेल्प्स टू असर्टेन द एक्यूरेसी ऑफ द प्रोवाइडेड फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट, और उस चीज़ को जज करना कि जो सवाल पूछा गया है कैंडिडेट उसका सही जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा। व्हाट द कैंडिडेट हैज़ रिटन इन द रिज्यूमे आर द मेन पॉइंट्स। जो भी आपने अपनी CV पे, बायोडेटा पे, रिज्यूमे पे जो चीज़ें लिखी हैं वो चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो आप उस चीज़ का जवाब दे रहे कि नहीं दे रहे, कि ऐसे ही लिख दिया आपने अपनी CV पे। व्हाट अदर एडिशनल स्किल्स सेट डज ही हैव, और जो आपने रिज्यूमे में लिखा हुआ उसके अलावा आपके पास और क्या है स्किल्स में, ये इंटरव्यू में आप जब देंगे तो वो आपसे सवाल कर सकता है। ऑल दीज आर नोन बाय कंडक्टिंग इंटरव्यूज। ये सारी चीज़ें इंटरव्यूज़ में पता चलती हैं। इट नॉट ओनली गिव्स द इंटरव्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट्स टेक्निकल नॉलेज बट ऑल्सो गिव्स एन इंसाइट इनटू हिज मच नीडेड क्रिएटिव एंड एनालिटिकल स्किल्स। और इंटरव्यू जो है सिर्फ आपकी टेक्निकल नॉलेज को ही जज या गेज नहीं करता है, ये आपकी क्रिएटिविटी को देखता है, आप कितने क्रिएटिव हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई सिचुएशन रख देगा और आपसे सवाल करेगा। और एनालिटिकल स्किल्स, आपकी ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी, आपका एनालिसिस कितना अच्छा है, ये भी देखता है। हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड द कंपनी। ये क्या करता है इंटरव्यू, कि जो रिलेशन है एम्प्लॉय और कंपनी के बीच में उसको एस्टेब्लिश करता है। इट इज़ यूजफुल फॉर द कैंडिडेट सो दैट ही कम्स टू नो अबाउट हिज प्रोफेशन। ये कैंडिडेट के लिए यूज़फुल है ताकि वो जान पाए कि उसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, उसको करना क्या है, द टाइप ऑफ वर्क दैट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम, और क्या कंपनी उससे एक्सपेक्ट कर रही है। ही गेट्स टू नो अबाउट द कंपनी। An interview is beneficial for the interviewer and interview as individuals because both of them gain experience। और कंपनी के लिए और आप कैंडिडेट हैं, आप दोनों के लिए ये यूज़फुल है, बिकॉज बोथ ऑफ देम, क्योंकि आप दोनों ग्रोथ कर रहे हैं, आप दोनों एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, पर्सनली अभी और प्रोफेशनली भी। इट हेल्प्स द कैंडिडेट असेस हिज स्किल्स एंड नो वेयर ही लैक्स एंड प्लेसेस वेयर ही नीड्स इम्प्रूवमेंट। और इंटरव्यू की वजह से आप कैंडिडेट जो होता है वो उसको पता पड़ता है कि वो कहाँ कमज़ोर है और कहाँ पे उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। द इंटरव्यू ऑल्सो हेल्प्स द कंपनी बिल्ड्स क्रेडेंशियल्स एंड इमेज अमॉन्ग द एम्प्लॉयमेंट सीकिंग कैंडिडेट्स। तो इंटरव्यू क्या हेल्प करता है कंपनी को बिल्ड करने के लिए, उसकी एम्प्लॉयमेंट कैंडिडेट्स एम्प्लॉयमेंट, जो भी कैंडिडेट एम्प्लॉयमेंट जॉब चाहिए जिसको, तो उन चीज़ों को इमेज एक बनाता है इंटरव्यू। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, कितने तरह के इंटरव्यू होते हैं। 1-to-1 इंटरव्यू जिसको हम पर्सनल इंटरव्यू भी कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन अमंग द इंटरव्यू टाइप्स। ये बहुत सबसे कॉमन तरह का इंटरव्यू यही होता है, फेस टू फेस इंटरव्यू 1-to-1। एक इंटरव्यूअर रहेगा और आप रहेंगे। इट इन्वॉल्व्स द इंटरव्यूअर आस्किंग क्वेश्चंस मे बी बोथ टेक्निकल एंड जनरल। तो जो क्वेश्चन पूछेगा वो टेक्निकल भी हो सकता है, वो जनरल क्वेश्चन भी पूछ सकता है। और ये इंटरव्यू जो जानने की कोशिश करता है कि आप फिट हैं कि नहीं हैं, जो जॉब की, जिस जॉब के लिए आप आए हैं फिट है कि नहीं है। ग्रुप इंटरव्यू, दिस इन्वॉल्व्स मल्टीपल कैंडिडेट्स एंड दे आर गिवन टॉपिक फॉर डिस्कशन। ये क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारे पास 5 सीट है और हमने 50 कैंडिडेट्स को बुलवाया है, तो 50 कैंडिडेट्स को हम एक एक करके नहीं लेना होता है, तो हम क्या करते हैं उनका ग्रुप डिस्कशन करा देते हैं। They are assessed on their conversation ability and how satisfactory they are able to have their own views and make theirs believe in them। और इससे क्या होता है कि हम उनकी कन्वर्सेशनल एबिलिटी को जज करते हैं कि उनके बोलने की क्षमता कैसी है और वो कितने कन्विंसिंग है, कितने लोगों को वो अपने पॉइंट से कन्विंस करा रहे हैं सेटिस्फैक्ट्रीली। पैनल इंटरव्यू, इसको हम कमिटी इंटरव्यू भी कहते हैं। द इंटरव्यूअर्स हेयर आर अ ग्रुप
from among the company people who are in a senior position, and usually the panel interview is when the candidate is supposed to make a presentation. और पैनल इंटरव्यू में बहुत सीनियर लोग होते हैं पोजीशन पे, वो आते हैं आपका इंटरव्यू लेने तब जब आपको किसी प्रेजेंटेशन को बना के उसको एक्सप्लेन करना होता है. बट मेनी अ टाइम्स इट कुड बी ए फॉर द जॉब इंटरव्यू एज वेल. लेकिन बहुत बार जॉब इंटरव्यू के लिए भी ऐसा होता है. जैसे सिविल सर्विसेज का होता है, यूपीएससी के जो इंटरव्यू होते हैं वो सीनियर लेवल के लोग लेते हैं. आईएएस का होता है, पीसीएस, आईपीएस का होता है, एफएस का होता है. इन सारे चीज़ों का इंटरव्यू पैनल इंटरव्यू, कई सारे लोग बैठे होते हैं. और इंटरव्यू बेस्ड ऑन प्लानिंग इन्वॉल्व. तो प्लानिंग जिसमें होती है उसमें भी कई तरह के इंटरव्यू होते हैं. एक होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू. तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो होता है उसको फॉर्मल इंटरव्यू ही हम कहते हैं या गाइडेड इंटरव्यू कहेंगे. Here in the traditional form of interview, the questions asked are all in the standard format and the same is used for all the candidates. तो जो इंटरव्यूअर होता है, जो इंटरव्यू लेता है, उसके पास एक पूरा फॉर्मेट होता है. उसी फॉर्मेट में वो सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेता है. ये नहीं कि हर कैंडिडेट के लिए अलग अलग होता है. दिस इज़ टू असेस द एबिलिटी ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स इम्पार्शली. इससे क्या फ़ायदा होता है कि वो बायस नहीं हो सकता, इम्पार्शियल नहीं हो सकता, पार्शियल नहीं हो सकता. वो किसी से एक तरह से किसी से कम क्वेश्चन पूछे, किसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं, सबसे उसको एक ही तरह के सवाल करने हैं. ये स्ट्रक्चर्ड हो गया. अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, इनफॉर्मल इंटरव्यू और कन्वर्सेशनल इंटरव्यू. और ये अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वो कहीं से भी कोई भी सवाल कर सकता है. ज़रूरी नहीं कि एक तरह का फॉर्मेट हो. जैसे मैंने आपको बताया अभी सिविल सर्विसेज का या आईएएस आईपीएस के जो इंटरव्यू होते हैं ये टोटली अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं. कहीं से भी कोई भी सवाल कर सकता है और कुछ भी पूछ सकता है. इसका कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता है. दिस इज़ द ऑपोजिट ऑफ द स्ट्रक्चर. ये ठीक उल्टा होता है स्ट्रक्चर इंटरव्यू के. हेयर द इंटरव्यूअर हैज़ अ डेफिनेट आइडिया इन माइंड अबाउट द क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड बट इट डज नॉट फॉलो अ सर्टेन फॉर्मेट. और जो इंटरव्यूअर होता है उसके दिमाग में होता है कि मुझे क्या सवाल करना है, किस कैंडिडेट से क्या सवाल करना है, और इसका कोई प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट डिफाइंड नहीं है. द इंटरव्यू मे डिविएट एंड कन्वर्सेशन टाइप इंटरव्यू फॉलोज. और वो कन्वर्सेशन कभी बात करेगा, कभी इनफॉर्मल इंटरव्यू लेगा. तो दोनों में वो स्विच कर सकता है. कभी कन्वर्सेशन कर सकता है, कभी इनफॉर्मल कर सकता है, कभी इनफॉर्मल कर सकता है, कभी कन्वर्सेशन कर सकता है. ये हो गया बेस्ड ऑन प्लानिंग इन्वॉल्व. ये क्या है? बेस्ड ऑन जजिंग द एबिलिटीज़. तो इसमें क्या है? बिहेवियरल बेस्ड इंटरव्यू. ये बिहेवियर के ऊपर इंटरव्यू बेस होता है. द इंटरव्यू इज आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट पास्ट वर्क एक्सपीरियंस एंड हाउ इट वाज डेल्ट विथ इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. तो जो इंटरव्यू देने आया है कैंडिडेट, उसके जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे वो इंटरव्यू होता है. और किसी सिचुएशन पे उसने कैसे रिएक्ट किया, कैसे डील किया उस सिचुएशन को, तो उस बेसिस पे ये इंटरव्यू होता है, क्योंकि इसका नाम ही बिहेवियरल है. दिस हेल्प्स द इंटरव्यूअर अंडरस्टैंड द कैंडिडेट्स फ्यूचर परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन हिज पास्ट एक्सपीरियंसेस. तो जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं पास्ट कंपनीज़ में, तो आपने किस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया है, तो उस बेसिस पे इंटरव्यूअर डिसाइड करेगा कि आप हमारी कंपनी में आएंगे तो हमारी कंपनी में अगर सेम तरह की प्रॉब्लम होगी तो आप उसको कैसे डील करेंगे. हेयर द कैंडिडेट्स नीड टू प्रोवाइड एग्जाम्पल्स व्हेन दे हैव हैंडल सिचुएशंस. अगर मान लीजिए कि आपने डील किया हुआ है पहले, तो आपको एग्जाम्पल्स दे करके आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. The probing may be in detail to assess the candidate's behavior and responses and this determines the candidate's future jobs. और ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बतानी पड़ेगी. प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटरव्यू, टास्क ओरिएंटेड. प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटरव्यू, बहुत सारे आपके पास इंटरव्यू ऐसे होते हैं कि आपको कोई टास्क दिया जाएगा, उस टास्क को लिमिटेड पीरियड में आपको करना होगा. Here the interviewer is more concerned about the problem solving abilities, be technical, managerial, creative और analytical skills. और इस तरह के इंटरव्यूज़ में आपकी कितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे. किस बेसिस पे? टेक्निकल हो, मैनेजरियल हो, क्रिएटिव हो या एनालिटिकल हो, ये सारी चीज़ें आपकी चेक की जाती हैं उस इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम दे के. दिस इज़ द मोस्ट कॉमन अमंग द इंटरव्यू पैटर्न्स एंड इट मे इन्वॉल्व इधर राइटिंग एंड आंसरिंग अ क्वेश्चन सेट और आंसरिंग द टेक्निकल क्वेश्चंस ओरली. तो इस तरह के आपको पेन पेपर दिया जा सकता है, कोई फील्ड में प्रॉब्लम दी जा सकती है, उस पर आपको कैसे सॉल्व कर रहे हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स को. मान लीजिए कि सॉफ्टवेयर की कोई प्रॉब्लम है, आईटी रिलेटेड जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपको कोई प्रोग्रामिंग लिखने के लिए बोल दिया जाएगा. तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटरव्यू में आती है. डेप्थ इंटरव्यू, इन डेप्थ इंटरव्यू, when you need to ascertain everything about the interview, right from the life history, academic qualifications, work experiences, hobbies and interests, you conduct the depth interview. अगर आप जान रहे हैं ये सारी चीज़ें
पूरी लाइफ हिस्ट्री के बारे में, कैंडिडेट्स की एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के बारे में, कहाँ कहाँ आपने काम करा, वर्क एक्सपीरियंसेस, आपकी हॉबीज़, आपके इंटरेस्ट क्या क्या हैं। इसका ये मतलब है कि आपका इन डेप्थ इंटरव्यू चल रहा है। Here the interviewer has a clear idea about the questions he will be asking, but once the question is asked, he allows the conversation to flow and is more of a listener. एक बार सारी चीज़ों को वो पूछ लेगा, उसके बाद फिर वो लिसनर खामोशी से आपकी चीज़ों को सुनता रहेगा। This interview takes some time. इसमें टाइम लगता है, and more of a friendly approach of the interview towards the interview. और एक तरह का कन्वर्सेशनल इंटरव्यू होता है, एक फ्रेंड की तरह वो इंटरव्यू लेता है। स्ट्रेस इंटरव्यू वेरी रेयर, ये बहुत कम होता है, ये डिफेंस वगैरह में ज़्यादा यूज़ होता है। बट सच इंटरव्यूज़ आर कंडक्टेड टू सी हाउ द कैंडिडेट विल बी एबल टू react in stressful situation and to assess if he will be able to handle this crisis at the job. और स्ट्रेस ऐसी स्ट्रेस में डाल दिया जाता है कैंडिडेट को कि उस क्राइसिस वाली जॉब में आप कैसे हैंडल कर रहे हैं किसी सिचुएशन को। टैक्टिक्स इन्वॉल्व इंक्लूड, क्या क्या टैक्टिक्स इन्वॉल्व होनी चाहिए। कंप्लीटली इग्नोर द कैंडिडेट बाई मे बी मेकिंग अ फ़ोन कॉल इन द मिडिल। देखिए बहुत बार इंटरव्यूअर क्या करते हैं कि आप जब जवाब दे रहे हैं तो उसी बीच में वो फ़ोन पे बात करने लग जाएंगे या कोई और इधर उधर देखने लग जाएंगे, तो इससे क्या हो जाता है, कैंडिडेट डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और सम अदर टैक्टिक लाइक कंटिन्यूसली इंटरेक्टिंग द कैंडिडेट व्हेन ही आंसर्स। और दूसरी आपको उलझाने का क्या तरीका कर सकते हैं ये कि जब आप जवाब दे रहे हैं तो आपको बार बार बीच में टोकेंगे वो। ट्राइंग टू इन्फोर्स योर पॉइंट ऑफ व्यू फोर्सफुली इवन इफ ही डिसएग्रीज। तो क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए आप सही भी जवाब दे रहे हैं तो आपको अपनी बात पॉइंट करेंगे वो कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, मैं सही बोल रहा हूँ। इंटरव्यूअर ऐसा भी करते हैं। आस्किंग अ होल लॉट ऑफ क्वेश्चंस एट वंस, वो आपसे एक ही बार 10 क्वेश्चंस पूछ लेंगे और उसके बाद फिर बोलेंगे इसके जवाब दो। इंटरप्टिंग हिम बाय आस्किंग अनदर क्वेश्चन नॉट रिलेटेड टू हिज आंसर्स, और आपको बीच में ही टोक करके आपसे किसी तीसरी चीज़ के बारे में पूछना शुरू कर देंगे। तो इस तरह के इंटरव्यूअर टैक्टिक्स अपनाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। बेस्ड ऑन दी फैसिलिटीज़ और सेटिंग्स, जो इंटरव्यू कभी कभी होते हैं तो वो आपके पास क्या फैसिलिटीज़ है या उनके पास क्या फैसिलिटीज़ है, क्या सेटिंग्स है, इसको लेकर भी होते हैं। जैसे टेलीफोनिक इंटरव्यू है, टेलीफोनिक इंटरव्यू टेलीफोन पे जो इंटरव्यू होते हैं उनको टेलीफोनिक इंटरव्यू कहते हैं। दिस इंटरव्यू इज कंडक्टेड ओवर द फोन, ये फ़ोन पे होता है, एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू नैरो डाउन द प्रोबेबल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स सो दैट दी ओनली मोस्ट एलिजिबल वंस फाइनली गेट शॉर्ट लिस्टेड। क्या करेंगे, 50 लोग हैं तो 50 लोगों का टेलीफोनिक इंटरव्यू, टेलीफोन से इंटरव्यू ले लेंगे और उनको 10 लोगों को बुलाना है। तो इस तरह से 10 आदमी छांट लिए उन्होंने। दिस इज़ डन इन द इनिशियल स्टेजेस एंड बिफोर द पर्सनल इंटरव्यू, और ये शुरुआती दौर में ऐसा किया जाता है ताकि आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए आ सकें। ऑल्सो व्हेन द कैंडिडेट इज़ फार ऑफ, और मान लीजिए कि आप दिल्ली में हैं और जो इंटरव्यू लेने वाला है वो दिल्ली में बैठा हुआ है और आप चेन्नई में हैं, तो आपके आने जाने का खर्च जो है पैसा बहुत लग जाएगा। तो कंपनी क्या करेगी, आपसे फ़ोन पे पहले बात कर लेगी। द कंपनी फर्स्ट कंडक्ट्स अ टेलीफोनिक इंटरव्यू, पहले टेलीफोनिक इंटरव्यू ले लेगी और जब आपसे सेटिस्फाइड हो जाएगी देन आपके आने जाने का खर्च वो कंपनी बेयर करेगी। ऑनलाइन इंटरव्यू जैसे वीडियो इंटरव्यू, स्काइप इंटरव्यू ये होता है, तो उस तरह के इंटरव्यू भी होते हैं। दिस इंटरव्यू मे बी was done by instant messaging, online chats, email or through videos. This involves the interviewer asking questions just like in a personal question. तो इसमें क्या है, फेस भी दिखता है, इन दोनों के फेस दिखते हैं, इंटरव्यूअर के भी और इंटरव्यू के भी, तो दोनों के फेस दिखते हैं और जो सवाल पूछना चाहता है वो आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है। दिस इज़ डन बेस्ड ऑन सिचुएशंस लाइक इफ़ द इंटरव्यू ये resides far off, if the interview at the appointed time gets cancelled due to valid reason। मान लीजिए कि इंटरव्यू किसी रीज़न की वजह से कैंसिल हो गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन इंटरव्यू ले सकते हैं उन लोगों का, कैंडिडेट्स का। ऑल्सो इट इज़ मोर कन्वीनियंट फॉर द इंटरव्यूअर दैट ही कैन फिक्स द इंटरव्यूअर एट हिज स्पेयर टाइम एंड कन्वे द मैसेज टू द कैंडिडेट फॉर अ फ्यू आवर्स बिफोर। और ये इंटरव्यूअर अपने कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से बता सकता है कि कल मैं 10 बजे आपका इंटरव्यू लूँगा, परसों लूँगा, वो अपने टाइम के हिसाब से, ताकि कैंडिडेट अपने हिसाब से वो तैयार रहे। दिस हेल्प्स एंड एज द इंटरव्यू डजंट नीड टू इन्फॉर्म द कैंडिडेट मेनी डेज इन एडवांस। तो इससे क्या होता है कि बहुत दिन पहले, 15 दिन पहले, 1 महीने पहले आपको एडवांस नोटिस नहीं जाती है इंटरव्यू की। जॉब फेयर इंटरव्यू, हेयर द इंटरव्यूअर डज अ मिनी इंटरव्यू टू नो द क्वालिफिकेशंस एंड द टेक्निकल नॉलेज। तो जॉब फेयर जब लगता है तो उसमें क्या होता है, 2 चीज़ें देखी जाती हैं, क्वालिफिकेशंस और आपकी टेक्निकल नॉलेज। फिर देन बेसिक टेक्निकल क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू नो इफ द कैंडिडेट्स कैन प्रोसीड फॉर द मेन इंटरव्यू। और जब आपसे बेसिक टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं तो फिर डिसाइड किया जाता है कि आप अगले मेन इंटरव्यू की तरफ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। दिस इज़ वेरी शॉर्ट इंटरव्यू टू नेट ओनली द पोटेंशियल कैंडिडेट्स। ये बहुत ही छोटा इंटरव्यू होता है
और उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए होता है जो अगले राउंड के लिए वो क्वालिफाई करते हैं। लंच इंटरव्यू, दिस इंटरव्यू इज मोर ऑफ द कन्वर्सेशनल इंटरव्यू मेनली डिजाइन सो दैट द इंटरव्यूअर गेट्स टू नो मोर अबाउट द कैंडिडेट्स। तो इस तरह के जो लंच इंटरव्यू, लंच के टाइम पे इंटरव्यू जो किया जाता है, तो इससे क्या होता है, इंटरव्यू लेने वाला होता है वो कैंडिडेट्स के बारे में अच्छी तरह से जान लेता है। दिस ऑल्सो हेल्प द इंटरव्यू टू असेस हाउ द कैंडिडेट्स कंडक्ट हिमसेल्फ इन द लेस फॉर्मल एनवायरनमेंट एंड हाउ ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ। तो दो चीज़ें यहाँ पे इंटरव्यूअर देखता है आपकी, कि लेस फॉर्मल इन्वायरमेंट में आप कैसे बिहेव कर रहे हैं और आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं लंच इंटरव्यू में। टी इंटरव्यू, दिस इज़ द सेम एज अ लंच इंटरव्यू बट ओनली इट डिफोर्स इज़ द टाइम लिमिट। ये भी लंच इंटरव्यू की तरह होता है, लेकिन ये इसमें टाइम लिमिट होती है। हेयर द इंटरव्यू गेट्स लेस टाइम टू प्रूव हिमसेल्फ। यहाँ पे क्या होता है, जो कैंडिडेट होता है यहाँ पे उसको कम टाइम मिलता है अपने आप को प्रूव करने के लिए। द इंटरव्यूअर हेयर हैज़ अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट फॉर क्वेश्चनिंग सिंस देयर इज़ अ टाइम लिमिट। चूँकि टी इंटरव्यू में बहुत कम टाइम होता है, इसलिए एक फॉर्मेट बना होता है कि हाँ ये सवाल मुझसे इस कैंडिडेट से पूछने हैं। बेस्ड ऑन द टास्क बेसिस जो इंटरव्यू होता है। अप्रेंटिसशिप इंटरव्यू, here the candidate is a novice and the interview is a very formal one with general questions and some skill related questions being asked क्वेश्चन। ये novice इंटरव्यू जो एक इनिशियल स्टेज वाला जो इंटरव्यू होता है, ये कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही फॉर्मल होता है। उसमें जनरल क्वेश्चंस होते हैं और सम स्किल रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही जेनरिक होता है। क्योंकि चूंकि ये अप्रेंटिसशिप है, आप फॉरेन ही कोई चीज़ करके निकले हैं, या तो इंजीनियरिंग करके निकले हैं या ग्रेजुएट पास करके निकले हैं, किसी भी चीज़ के लिए आप अप्रेंटिसशिप के लिए जा रहे हैं। Evaluation interview. In this interview, a fixed set of questions are asked and a scoring system evaluates the point scored. This type of interview negates the scope of personal bias of the interviewer. इसमें क्या होता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, क्वेश्चन टाइप के आपके होते हैं, तो आप उसमें जब पास करते हैं उस पेपर में, तब आपको उस बेसिस पे या तो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए भेज दिया जाता है या आपको सेलेक्ट किया जाता है। तो इसमें पर्सनल बायसनेस की चीज़ ख़त्म हो जाती है। प्रमोशन इंटरव्यू, दिस इज़ फॉर एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी सीकिंग अ हायर पोजीशन फॉर अ करियर इन्हांसमेंट। आप किसी कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आपको प्रमोशन चाहिए, तो तब भी आपका इंटरव्यू होता है, तो उस चीज़ के लिए प्रमोशन इंटरव्यू किए जाते हैं ऑलरेडी वर्किंग एम्प्लॉय के लिए। काउंसलिंग इंटरव्यू, when employees are called and their problems and solutions are discussed within the organization, such meeting type interviews are called counselings। आपका परफॉर्मेंस जैसा भी होता है, उसको परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ को डिस्कस करने की ज़रूरत है, तो इस तरह की चीज़ों को जब आप डिस्कस करते हैं तो ये काउंसलिंग इंटरव्यूज़ कहलाते हैं। डिसिप्लिनरी इंटरव्यू, here an individual or number of employees or sometimes the employee unions is interviewed for their misconduct or non-performance। क्या होता है कि मिसकंडक्ट को लेकर के आपका कंडक्ट अच्छा नहीं रहा कंपनी में, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, तो इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए जब बुलाया जाता है तो इसको हम डिसिप्लिनरी इंटरव्यू कहते हैं। परसुएसिव इंटरव्यू, द इंटरव्यू हैज़ टू परसुएड द इंटरव्यूअर टू एक्सेप्ट हिज पॉइंट ऑफ व्यू एज इन केस of an employee persuading his manager to implement some changes in the policy or sales manager persisting on selling a product। क्या होता है कि आप अगर कोई एम्प्लॉई हैं तो आप कोई चेंज लाना चाहते हैं किसी कंपनी के पॉलिसी पे, और आप अपने मैनेजर से बात कर रहे हैं उसको कन्विंस कराने के लिए, तो उस चीज़ तरह के इंटरव्यू को हम कहेंगे परसुएसिव इंटरव्यू। गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव इंटरव्यूइंग, और गाइडलाइंस क्या होते हैं इन इंटरव्यूज़ के इफेक्टिव इंटरव्यू कराने के लिए। द जॉब ऑफ एन इंटरव्यूअर स्पैन्स फ्रॉम प्रिपेयरिंग द राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस टू असेसिंग द आंसर्स ऑफ द कैंडिडेट्स। जो इंटरव्यूअर का जो जॉब होता है वो सही सवाल तैयार करने से लेकर के टू असेसिंग द आंसर्स ऑफ द कैंडिडेट्स, और सही जवाब कैंडिडेट्स जब देता है वहाँ तक होता है। एंड देन फाइनली सेलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट, और उसके बाद सही जो भी सही कैंडिडेट्स हैं उनमें से सबसे बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करना। सो देन व्हाट आर द गाइडलाइंस, तो इफेक्टिव गाइडलाइंस क्या है? नो द कैंडिडेट्स बिफोर हैंड, आप अपने कैंडिडेट्स को पहले से जानिए। रिव्यू द बायोडाटा क्लियरली बिफोर द इंटरव्यू प्रोसेस, आप इंटरव्यू प्रोसेस शुरू होने से पहले ही उनके बायोडाटा को अच्छी तरह से देख लीजिए। नो द कैंडिडेट हिज क्वालिफिकेशंस, हिज एक्सपीरियंसेस एंड हिज स्किल सेट्स, आप कैंडिडेट को जानिए, उनकी क्वालिफिकेशंस को जानिए, उनके एक्सपीरियंसेस को जानिए, उनकी स्किल सेट्स को जानिए। ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए जब आप इंटरव्यू लेने जा रहे हैं उससे पहले। दिस विल गिव यू एन आइडिया ऑफ द लाइन ऑफ क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या सवाल करने हैं।
जॉट डाउन क्वेश्चंस बोथ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल वंस। आप क्वेश्चंस जॉट डाउन कर लीजिए, नोट कीजिए, टेक्निकल क्वेश्चंस भी, नॉन टेक्निकल वंस भी। नोट डाउन ऑल द क्वेश्चंस यू नीड टू आस्क सो दैट दे कैन हेल्प यू इन गेटिंग एन असेसमेंट ऑफ द कैंडिडेट। इस वजह से आपको एक हेल्प मिलेगी। आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज द पोस्ट नीड्स, और आप उसी से आप क्वेश्चंस पूछिए जो कि आपने पोस्ट निकाली है जिस चीज़ के लिए, उसी से रिलेटेड और उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड आप सवाल करिए। प्रिपेयर एन आउटलाइन ऑफ द इंटरव्यू, एक इंटरव्यू का पूरा ढांचा आप तैयार कीजिए। नो हाउ यू विल गो अबाउट द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यूइंग द कैंडिडेट, आपको पूरी चीज़ें जो है एक आउटलाइन बनाना पड़ेगा। मेक अ स्ट्रक्चर्ड प्लान सो दैट यू आर एबल टू रिव्यू द कैंडिडेट प्रॉपरली, और आपने एक बार बना लिया तो उससे आप कैंडिडेट को असेस कर सकते हैं प्रॉपर वे में। बी अ रिस्पॉन्सिबल इंटरव्यूअर, और एक जिम्मेदार इंटरव्यूअर बनिए। सी टू इट यू आस्क अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस, आप इस चीज़ को अश्योर कीजिए कि आप सही सवाल कर रहे हैं। हाउ यू बिहेव एंड कंडक्ट योरसेल्फ व्हाइल आस्किंग क्वेश्चन, और ये चीज़ का भी ध्यान रखिए कि जब भी आप सवाल कर रहे हैं तो आपका बिहेवियर कैसा है, आपका कंडक्ट कैसा है। इज एज इम्पॉर्टेंट एज द इंटरव्यूअर आंसरिंग द क्वेश्चंस, जिस हिसाब से इंटरव्यूअर जो है कैंडिडेट इंटरव्यू देने के लिए आया है उससे बेटर आपको बनना है एज एन इंटरव्यूअर। एसेस द कैंडिडेट थॉरली, कैंडिडेट को अच्छी तरह से जांचिए, परखिए। वेदर इट्स द टेक्निकल स्किल्स और क्रिएटिव स्किल्स, एसेस द कैंडिडेट एंड सीक द रेलेवेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, टेक्निकल नॉलेज ज़रूरी है कैंडिडेट्स के लिए, आप उनसे उस बारे में सवाल कीजिए। उनके रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जॉब प्रोफाइल, सब चीज़ के बारे में आप उनसे पूछिए। लुक एट द कन्वर्सेशन स्किल्स एंड हाउ कन्विंसिंग दे आर, उनसे ये देखिए कि उनकी स्किल्स कैसी है, बात करने का ढंग तरीका कैसा है और कितने कन्विंसिंग है, वो आपको कन्विंस करा पा रहे हैं। अलाउ द कैंडिडेट टू स्पीक, और कैंडिडेट्स को बात करने का मौका दीजिए, बीच में ना टोकिए। योर जॉब ऑफ टॉकिंग इज़ लिमिटेड टू आस्किंग क्वेश्चंस, आपका सिर्फ यही है कि आप उनसे सवाल करिए और चुप हो जाइए। सो लिसन एंड डोंट टॉक और इंटरप्ट। एक बार आपने सवाल कर दिया, फिर कैंडिडेट के हाथ में छोड़ दीजिए, वो आप उसको जज कीजिए, देखिए क्या कैसे बोल रहा है। दस यू विल बी एबल टू गैदर ऑल द रेलिवेंट एंड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कैंडिडेट, और इस तरीके से आप सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट से ले सकते हैं। बी प्रोफेशनल एंड आस्क जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस, आप बिल्कुल प्रोफेशनल रहिए और जॉब से रिलेटेड ही क्वेश्चंस कीजिए। यू डोंट वांट टू मिस ऑन अ पोटेंशियल कैंडिडेट बाय बीइंग टू प्रोफेशनल और बीइंग टू पर्सनल, आप कभी भी किसी अच्छे पोटेंशियल कैंडिडेट को मिस आउट करना नहीं चाहेंगे जो कि पूरी तरह से प्रोफेशनल हो या पूरी तरह से पर्सनल सवाल करके। बी पोलाइट एंड ड्रॉ लाइन बिटवीन बीइंग प्रोफेशनल एंड पर्सनल, पर्सनल एंड प्रोफेशनल के बीच में की लाइन आपको पकड़नी है और उसमें ही सवाल करना है। लेट ऑल योर क्वेश्चंस बी रिलेटेड टू द जॉब सो दैट द कैंडिडेट विल फील एट ईज टू आंसर द क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस आप जो भी कर रहे हैं आप उनको टाइम दीजिए और उनको आराम से ईज फील कराइए, रिलैक्स मोड में आप उनको डाल दीजिए